So hello everyone. I welcome you all. Now, in this very small session, we'll be discussing a dozen of amendments. One dozen amendments are there which needs to be addressed and discussed in our class. Uh, right? Mostly these amendments आर ऑर्नामेंटल, छोटे मोटे अमेंडमेंट्स हैं, एक्सेप्ट वन और टू। एक दो अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जरूर से जिसमें अपने को डिस्कशन करना पड़ेगा और थोड़ा सा रीथिंकिंग की जरूरत है। बाकी इन जनरल हम जब इन अमेंडमेंट्स को पढ़ेंगे आप देखेंगे कि कोई बहुत मेजर अमेंडमेंट नहीं है। अब देखिए, अपन जो पढ़ने वाले हैं, जो भी अमेंडमेंट्स पढ़ने वाले हैं, दे हैव रेलेवेंस फॉर द मई एंड नवंबर 23 attempt, and the relevant assessment year is assessment year 23-24. The law relating to this assessment year has been given by the Finance Act 2022। तो 2022 में जो बजट आया था, वो बजट के बेसिस पर जो अमेंडमेंट्स आए थे, दे हैव द रेलेवेंस एट द प्रेजेंट टाइम। ठीक है, असेसमेंट ईयर 23-24 एंड मई नवंबर 23 अटेम्प्ट। अब जब भी अमेंडमेंट की बात होती है तो सबसे पहली चीज जो पढ़नी चाहिए वो है दी रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, तो रेट ऑफ टैक्स जो है वो एज सच जो है सेम है, राइट? ऑल द रेट्स आर सेम एज सच, बट देयर आर सम माइनर चेंजेस इन द रेट्स ऑफ टैक्स। तो वो क्या माइनर चेंजेस हैं वो अपन पढ़ते हैं, समझते हैं। तो एक तो ये है कि छोटा सा चेंज जो यू मस्ट अदरवाइज हैव अंडरस्टूड एंड मस्ट हैव बीन अवेयर, वो क्या था कि यहाँ पे पहले लिखा हुआ था कंपनीज के केस में कि जनरली रेट ऑफ टैक्स है 30%, पर अगर आप का टर्नओवर ऑफ 2 बैक प्रीसीडिंग ईयर्स, तो उस समय जो 2 बैक ईयर्स थे वो थे 1920। तो 1920 का टर्नओवर अगर 400 करोड़ तक है तो 25% लगता था। ओल्ड लॉ पता होना चाहिए तो न्यू लॉ का रेलेवेंस है। अगर न्यू ही लॉ पता है तो फिर कोई चिंता नहीं है। तो फाइनेंशियल ईयर 2020 का जो टर्नओवर है, फाइनेंशियल ईयर 1920 का टर्नओवर जो है वो पहले था 400 करोड़ तक की बात। अब इस साल उन्होंने एक साल आगे बढ़ा दिया क्योंकि पहले ईयर था असेसमेंट ईयर 22-23, अब है असेसमेंट ईयर 23-24। तो नाउ एज ऑन डेट व्हाट यू हैव टू सी इज कि क्या आपका फाइनेंशियल ईयर 2021 का टर्नओवर 400 करोड़ तक है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 का टर्नओवर 400 करोड़ तक है तो करंट फाइनेंशियल ईयर 22-23 प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर 23-24 में आपका जो रेट ऑफ टैक्स है वो रहेगा 25%। सो दिस अमेंडमेंट इज बेसिकली फॉर कंपनीज। इंडिविजुअल के टैक्स रेट वही हैं, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख एंड अबोव, है ना। वो इट हैज नो रेलेवेंस इन द असेसमेंट ईयर 23-24 जो आपने कभी सुना होगा अभी 2-4-10 दिन पहले कि अभी तो स्लैब चेंज हो रहे हैं। वो स्लैब चेंज होंगे उनके लिए जिनका अटेम्प्ट मई 24 है, तो तब से वो रेलेवेंट होगा। अभी का जो रेलेवेंस है वो अपने सामने है। एंड फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 द रेट ऑफ टैक्स एज सच आर सेम। कंपनी में एक छोटा सा चेंज, बहुत ही छोटा सा ईयर चेंज। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी में सरचार्ज को लेके चेंज है। एज सच आपको पता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो ओल्ड लॉ था वो क्या था? कोऑपरेटिव सोसाइटी में बेसिक टैक्स रेट स्लैब सिस्टम था। पहले 10,000 तक 10%, 10,000 से 20,000 तक 20%,
उसके ऊपर 30%, है ना। ये स्लैब रेट था, बेसिक टैक्स। सरचार्ज लगता था 1 करोड़ तक की इनकम पे नो सरचार्ज, 1 करोड़ से ऊपर इनकम है तो 12% सरचार्ज, और सेस तो होते ही है 4%, है ना, तो वो होता था। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक सेक्शन और था, ऑप्शनल टैक्सेशन स्कीम 115 BAD फॉर द रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। उनको ऑप्शन था कि इंस्टेड ऑफ पेइंग द टैक्स एट दिस नॉर्मल रेट, दे कैन पे द टैक्स एट 22%, इफेक्टिवली 25.168%, इंक्लूडिंग 10% सरचार्ज, कंपल्सरी सरचार्ज एंड 4% सेस। अब जो नया अमेंडमेंट आया अभी, वो अमेंडमेंट कुछ ऐसा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केस में एज सच बेसिक रेट जो है वो तो स्लैब रेट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। सरचार्ज जो है अब ऐसा हो गया है जो कंपनी जैसा है, डोमेस्टिक कंपनी जैसा है। 1 करोड़ तक नो सरचार्ज, 1 करोड़ से ऊपर इनकम है तो 7% सरचार्ज, और 10 करोड़ से ऊपर इनकम है, 10 करोड़ से ऊपर इनकम है तो 12% सरचार्ज, जैसा कि डोमेस्टिक कंपनीज में होता था। अब वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी सिस्टम आ गया है। एंड सेस इज ऑलवेज 4%। तो ये एक छोटा सा चेंज है कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, जो सरचार्ज है उसमें ये छोटा सा चेंज है। एंड देन वो जो ऑप्शनल स्कीम थी 115 BAD, वो तो एज इट इज इंटैक्ट है, जैसे पहले थी वैसे अभी भी है। तो यू हैव दैट 115 BAD विथ यू। फॉर्म में सेम जो पहले था वही है, 12% 1 करोड़ से ऊपर। जो पहले था 12% था ना पहले, 1 करोड़ से ऊपर इनकम है तो वो है। जहां चेंज है वहां बता रहा हूं, जहां चेंज नहीं है वहां मन से चेंज मत मान लेना, ठीक है। तो जो है प्रिसाइज बता रहा हूं। इंडिविजुअल HUF, अब इंडिविजुअल HUF में सरचार्ज आपको पता है क्या होता था, वो वैसे ही है, ठीक है। क्या होता था सरचार्ज, 50 लाख से ऊपर इनकम है तो 10% सरचार्ज, 1 करोड़ से ऊपर इनकम है तो 15% सरचार्ज, 2 करोड़ से ऊपर इनकम है तो 25% सरचार्ज, और 5 करोड़ से ऊपर इनकम है तो 37% सरचार्ज, ठीक है। तो ऐसा था, अभी भी ऐसा ही है, सरचार्ज सेम है इन द इंडिविजुअल, इन द HUF। बट एक एग्जम्पशन था, वो एग्जम्पशन ये था कि इन द केस ऑफ इंडिविजुअल HUF उनका सरचार्ज जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा अप टू 15%। मतलब इनकम भले ही 2 करोड़ से ऊपर हो, सरचार्ज 15% पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। इन द केस ऑफ 111A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STT पेड, 112A that is long term capital gain STT paid, and also dividend। ये पहले से था लॉ डिविडेंड के केस में, ठीक है। अपन ने डिस्कस किया हो नहीं किया हो, पर ये लॉ था कि डिविडेंड के केस में सरचार्ज रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा अप टू 15% पहले से। अब एक छोटा सा चेंज ये आया है कि उन्होंने ऐड कर दिया 112, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अब अगर आपकी इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन STT पेड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या डिविडेंड इनकम है, तो इनके इनकम पे जो टैक्स लगना है वो तो लग जाएगा, पर जो सरचार्ज का रेट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा 15%। इन इनकम का जो टैक्स बना उसके रिस्पेक्ट में, मान लो नॉर्मल इनकम है 2.5 करोड़ और से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 30 लाख, तो नॉर्मल इनकम पे तो स्लैब रेट से टैक्स लग जाएगा, है ना। और इसमें सरचार्ज भी जो है वो 25% की रेट वाला लग जाएगा, इनकम अबो 2 करोड़ वाला। जो ये 30 लाख की इनकम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इस पे 20% से टैक्स लग जाएगा, और इसमें सरचार्ज भी जो लगेगा वो केवल 15% ही लगेगा, ठीक है। इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू नाउ 15% प्लस 4% सेस लग जाएगा। तो उन्होंने उस लिस्ट में एक आइटम और ऐड कर दिया है, जो एक आइटम और एडेड है, दैट इज सेक्शन 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन,
ठीक है, बहुत बड़ा चेंज नहीं है। पर हाँ, ध्यान रखने की बात है कि अगर इनकम 2 करोड़ से ऊपर जा रही है और उसमें इनमें से कोई इनकम है, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट इनकम योर सरचार्ज विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 15%, राइट। चलो अब आगे, रेट ऑफ टैक्स में इतने ही चेंजेस थे, 3। कंपनी में एक तो बस वो ईयर का ऑर्नामेंटल चेंज है। क्या होता है, बजट में बहुत सारे चेंजेस जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंज, उसमें कोई चेंज दिखता नहीं है, विजिबल चेंज नहीं होता है। तो ये एक तरह का ऑर्नामेंटल चेंज है कि भाई ईयर चेंज कर दिया, उस साल का टर्नओवर अगर 400 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज जो है, तो टैक्स रेट जो है वो 25%। सोसाइटी के केस में थोड़ा सा सरचार्ज में मॉड्यूलेशन है, चेंज है, वो अपन ने देखा, वो भी बहुत बड़ा चेंज नहीं है, क्योंकि वो अपन समझ सकते हैं कि इट इज समवॉट लाइक दैट कंपनी। थोड़ा सा जो पहले रटा हुआ था उस यस, आई होप इट्स ओके। यस, चलो अभी जो पहले थोड़ा सा रटा हुआ था उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि अब सोसाइटी में भी वी हैव टू अप्लाई दैट प्रिंसिपल्स ऑफ द सरचार्ज। और जहां तक बात आती है इंडिविजुअल एंड एचयूएफ में, वहां पे पहले सरचार्ज रिस्ट्रिक्ट होता था 15% तक कुछ इनकम के रिस्पेक्ट में, तो उसमें एक दो इनकम और ऐड हो जाती है, इनके रिस्पेक्ट में भी अब सरचार्ज जो है वो रिस्ट्रिक्ट होगा अप टू 15%। So that is some small change as such. अब उसके बाद देखो, अगर अपन सिस्टमैटिकली सोचेंगे तो एक चैप्टर था दैट इज द इंट्रोडक्शन, उसमें इतना चेंज है। फिर आया स्कोप ऑफ इनकम टैक्स, रेसिडेंशियल स्टेटस, उसमें कोई चेंज नहीं है। फिर आया एग्जम्प्ट इनकम, उसमें एज सच कोई चेंज नहीं है, पर एक सेक्शन है उसमें, सेक्शन 14A। तो पहले ये पता होना चाहिए अपने को कि पुराना सेक्शन क्या था। पढ़ने का मतलब ही तब है ना जब पहले का पता हो, उसमें चेंज ये हुआ है ऐसा, पहले का ही नहीं पता हो तो फिर जो है वो नया ही है सब कुछ। तो पहले का क्या प्रोविजन था, सेक्शन 14A। The title of that section was expenditure for earning exempt income shall be disallowed। अगर किसी व्यक्ति को टैक्सेबल इनकम भी होती है और एग्जम्प्ट इनकम भी होती है, तो टैक्सेबल इनकम कमाने का खर्चा तो अलाउ हो जाएगा, पर जो एग्जम्प्ट इनकम कमाने का खर्चा है वो अलाउ नहीं होगा। अगर P&L में डेबिटेड है तो उसको ऐड बैक कर देंगे, डेबिटेड है डेबिट से हटा देंगे, ऐड बैक कर देंगे। बकायदा वहां पे एक रूल था, रूल 8D, उस रूल के हिसाब से अपन डिसअलावेंस करते थे। एग्जम्प्ट इनकम कमाने का जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है वो डायरेक्टली डिसअलाउ कर देते थे, और एग्जम्प्ट इनकम कमाने का जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उसके लिए अपन लेते थे 1% ऑफ एवरेज इन्वेस्टमेंट इन एग्जम्प्ट असेट्स। दैट फॉर्मूला वाज देयर, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, 1% ऑफ एवरेज इन्वेस्टमेंट इन एग्जम्प्ट असेट्स। उस फॉर्मूला के हिसाब से हम एक्सपेंडिचर को डिसअलाउ कर देते थे, करते थे, अभी भी करेंगे, कोई चेंज नहीं। अब वहां पे क्या हुआ था कि एक इशू ये था कि एक व्यक्ति ने मान लो किसी इन्वेस्टमेंट किया उसने, और उस इन्वेस्टमेंट पे एग्जम्प्ट इनकम हो सकती थी पर अभी हुई नहीं। एग्जम्प्ट इनकम हो सकती थी पर अभी हुई नहीं। जैसे मान लो उसने कोई टैक्स फ्री बॉन्ड्स खरीदे, उन टैक्स फ्री बॉन्ड्स पे आपको रिटर्न मिलेगा, मिल सकता है पर अभी नहीं मिला। तो वो व्यक्ति कहता था कि मुझे एग्जम्प्ट इनकम जो है वो हो तो सकती है पर अभी हुई नहीं है, और क्योंकि एग्जम्प्ट इनकम नहीं हुई है, मेरा जो एग्जम्प्ट इनकम कमाने का एक्सपेंडिचर है वो डिसअलाउ नहीं होगा। जब एग्जम्प्ट इनकम ही जीरो है, इनकम ही जीरो है, तो एक्सपेंडिचर कैसे डिसअलाउ होगा? एक्सपेंडिचर भी जीरो ही मान लो, और क्या, ऐसा उसका कहना होता था। और मामला पहुंच गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ जजमेंट्स थे जो टैक्स पेयर के फेवर में थे। उन्होंने कहा था कि यस, अगर इनकम ही एग्जम्प्ट है तो 14A नहीं लगेगा और एक्सपेंडिचर डिसअलाउ नहीं होगा। अगर इनकम ही जीरो है
तो देयर विल बी नो डिसअलावेंस। ये लाइन अपने को ध्यान रखनी है। अगर इनकम जीरो है तो देयर विल बी नो डिसअलावेंस। ये लाइन ठीक है। अब अगर ये लाइन समझ आ गई तो सरकार को ये लाइन बुरी लगी, उनको लगा ऐसे कैसे डिसअलावेंस नहीं होगा, वो ले आए अमेंडमेंट। सो द न्यू लॉ इज द स्मॉल चेंजेस कि अगर इवन इफ देयर इज नो एग्जम्प्ट इनकम still 14A would apply. You have done investment in exempt assets. ऐसे assets में investment कर रखा है जिससे exempt income होगी, invest कर रखा है। अब इस साल भले ही आपको exempt income नहीं हुई हो तो भी 14A तो लग रहा है, पैसा तो आपने वहां invest कर ही रखा है, खर्चा तो किया ही है। So therefore for that reason disallowance होगा। तो एक लाइन देखो, disallowance under 14A would be attracted even if exempt income has not arisen or accrued during the current year, during the year। तो इस साल इनकम नहीं भी हुई है तो भी डिसअलावेंस होगा। पहले का लॉ मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि वो क्या होता है कि आपको पता है कि नहीं, वो एक सब्जेक्टिव चीज है। पहले का लॉ ये था कि एग्जम्प्ट इनकम नहीं हुई है तो डिसअलावेंस नहीं होगा, इवन इफ आपने एग्जम्प्ट असेट्स में इन्वेस्ट कर रखा है। गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, इन्वेस्ट तो कर रखा है आपने तो डिसअलावेंस होना चाहिए, तो दे हैव रिटन द लॉ कि इवन इफ देयर इज नो एग्जम्प्ट इनकम डिसअलावेंस अंडर 14A वुड बी डन। ठीक है, तो आप सोचो अपने सिलेबस को अपन रिविजिट कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन, देन यू हैव स्कोप ऑफ इनकम टैक्स एंड देन यू हैव एग्जम्प्ट इनकम। तो इनकम टैक्स के चार्ज ऑफ इनकम टैक्स में ये छोटे मोटे चेंजेस। अब अपन आते हैं टू अदर एस्पेक्ट, दैट इज द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में पूरे सिलेबस में क्या क्या चेंजेस है? तो पहले होते हैं 5 हेड्स ऑफ इनकम। सैलरी हेड खत्म, नो चेंज। हाउस प्रॉपर्टी हेड नो चेंज, खत्म। कितनी सिंपल बात है। तो अब अपन आते हैं बिजनेस प्रोफेशन पे। बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस प्रोफेशन में तीन अमेंडमेंट्स है। ठीक है, बिजनेस प्रोफेशन में 3 अमेंडमेंट्स है। छोटे छोटे एकाध अमेंडमेंट है, एकाध अमेंडमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आई एंटीसिपेट कि उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं आपको बताता हूं। बात हो रही है यहां पर बिजनेस हेड का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 37(1) की, जनरल डिडक्शन। सेक्शन 37(1) क्या कहता है? एनी एक्सपेंडिचर विच इज होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस प्रोफेशन which is incurred in the previous year, which is not personal, not capital and not covered under section 32-36 है ना, ऐसी कुछ बातें। इन चीजों का आपको डिडक्शन मिलेगा, राइट। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है दैट द एक्सपेंडिचर शुड बी wholly and exclusively for the purpose of business profession, right। इस वर्ड wholly and exclusively for business profession के 2 एक्सप्लेनेशन दिए, एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन 2। एक्सप्लेनेशन 2 अभी रेलेवेंट नहीं है। एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है कि जो CSR वाला खर्चा है, ठीक है, CSR वाला खर्चा जो कंपनी करती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अलाउ नहीं होगा। तो इसको भूल जाओ, अभी उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। वो था, अभी भी है, वो जैसा था वैसा है। एक्सप्लेनेशन 1 इज इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेनेशन 1 ये कहता है एनी एक्सपेंडिचर विच इज फॉर एन ऑफेंस और फॉर समथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ shall be deemed not for the purpose of business profession. It is not exclusively for business profession. तो wholly and exclusively for business profession को वो क्लेरिफाई करता है। एक्सप्लेनेशंस का रोल क्या होता है? क्लेरिफिकेशन। तो वो क्लेरिफाई करता है कि
यह खर्चा जो इलीगल है, विच इज फॉर ऑफेंस और फॉर समथिंग प्रोहिबिटेड बाय लॉ, वो जो इलीगल है वो खर्चा मान लिया जाएगा कि इट इज नॉट फॉर होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस प्रोफेशन। पहले से ये लॉ था, आपने ऐसे क्वेश्चन जरूर किए होंगे कि साहब पेनल्टी डिसअलाउ होगी, इलीगल एक्सपेंसेस डिसअलाउ होंगे, इंटरेस्ट अलाउ होगा, ऐसे क्वेश्चन आपने किए होंगे। इंटरेस्ट क्योंकि ब्रीच ऑफ लॉ के लिए नहीं होता है, वो इलीगल नहीं होता है, वो होता है डी कुछ नॉन कंप्लायंस के लिए अपने को एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़े, तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस होता है। तो इंटरेस्ट अलाउ करते हैं अपन, पेनल्टी और इलीगल एक्सपेंसेस, ब्राइब, इस तरह के नाम जो होते हैं वो डिसअलाउ करते हैं। अब इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा लिटिगेशन चला था कई सालों तक, मल्टीपल सेट ऑफ लिटिगेशन। एक 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 लिटिगेशन ये था कि सर अगर हमने, कोई बिल्डर है, उसने एक बिल्डिंग बनाई, वो बिल्डिंग का नक्शा पास कराया था 2 फ्लोर का, ठीक है, और बेसमेंट नहीं था उसमें। अब उसने बिल्डिंग बनाई तो पहले तो 3 तो बेसमेंट बना दिए और 15 फ्लोर की बिल्डिंग ऊपर बना दी, ठीक है, मतलब नक्शा कुछ पास कराया, बिल्डिंग कुछ बना दी। ऐसा हो जाता है कई बार। अब वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले आ गए डिमोलिशन स्क्वाड लेके, उन्होंने कहा बिल्डिंग तोड़नी पड़ेगी क्योंकि आपने बिना परमिशन के बिल्डिंग बना दी है। तो उन्होंने कहा पहले तो सबसे पहले 3 बेसमेंट तोड़ो, बाद की बिल्डिंग बाद में तोड़ेंगे, ठीक है। अब बिल्डर का कहना है सब बेसमेंट तोड़ दोगे तो पूरी बिल्डिंग ही गिर जाएगी, और ठीक है मैंने ऊपर, मतलब 2 फ्लोर तो बना सकता था ना, उसके ऊपर के तोड़ो पहले फिर बात करते हैं, या तोड़ो मत। आपको तकलीफ क्या है कि मैंने परमिशन नहीं ली, परमिशन लेता तो मेरे को नगर निगम के चार्जेस लगते, नक्शा पास कराने के चार्जेस लगते, वो चार्जेस की जगह आप मुझसे एक्स्ट्रा चार्जेस ले लो। मान लो चार्जेस लगते 10 लाख रुपए, आप मुझसे 50 लाख रुपए ले लो, पर अब तो बिल्डिंग बन चुकी है, मेजॉरिटी तो बिक भी चुकी है, 50 लाख रुपए लेके मामले को सेटल कर दो। आई मीन इलीगली नहीं, रिश्वत नहीं, ऑफिशियली चार्जेस लिए जाए नगर निगम के द्वारा, और वो नगर निगम जो चार्जेस लेता है उसको कहते हैं वो कंपाउंडिंग फीस। कंपाउंडिंग फीस, ये वर्ड बड़ा पॉपुलर है, कई जगह होता है, कई ऐसी चीजें हो जाती है जो आपने कर दिया, बाद में वो जब उनने देखा कि ये गलत है तो आपको पकड़ लिया, तो आप कहते हो भाई सेटल करो, कंपाउंड कर लो। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस मतलब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके मामले को सेटल कर दो। आपने बिजली की चोरी की, आगे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने छापा मार दिया और डिमांड निकाल दी 2 करोड़ की। हमने कहा साहब 2 करोड़ नहीं भर पाएंगे, तो उनने कहा कनेक्शन काट देते हैं हम, और जेल भी हो सकती है बिजली की चोरी करने पे। हमने कहा साहब देखो, चोरी जो की थी वो 15 लाख की थी, उसमें आपने अपनी पेनल्टी और फाइन और ये और वो मिला के 2 करोड़ रुपए लगा दिया है, 2 करोड़ तो भर नहीं पाएंगे। ऐसा करो आप 50 लाख रुपए रख लो ऑफिशियली, और वो 50 लाख में सेटलमेंट करते हैं, क्योंकि हम भी कोर्ट में जाएंगे, कुछ तो छुड़ा ही लेंगे, कुछ जो आपने गलत कैलकुलेशंस किए वो तो हम छुड़ा ही लेंगे। तो कंपाउंडिंग कर लिया। अब ये जो कंपाउंडिंग फीस हम दे रहे हैं, ये कंपाउंडिंग फीस अलाउड है या डिसअलाउड है? वेदर इट इज फॉर एन ऑफेंस, किया तो शायद हमने एक ऑफेंस था, ठीक है, वेदर इट इज फॉर एन ऑफेंस और वेदर इट इज नॉट फॉर एन ऑफेंस, वेदर इट इज लीगल और इलीगल, ये बड़ा झगड़ा चला था, कई केसेस भी आए थे इसके ऊपर, और मेजॉरिटी केसेस ने कहा था कि जो कंपाउंडिंग फीस दी है वो अलावेबल है। सरकार को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने यहां पर एक पॉइंट ये लिख दिया, एनी सच कंपाउंडिंग फीस इज नॉट अलाउेबल, इट शैल बी डीम्ड टू बी इलीगल, है ना, टू बी नॉट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, फॉर समथिंग प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो कहीं ना कहीं आपको ये वर्ड मिलेगा, दैट इज कंपाउंडिंग फीस, कंपाउंड एन ऑफेंस, ठीक है। फिर एक झगड़ा चल रहा था, वो झगड़ा भी बता देता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट झगड़ा है।
और ये झगड़े के कारण दो अमेंडमेंट्स हैं, अभी एक बता रहा हूं, एक बाद में और बताऊंगा। क्या होता था कि डॉक्टर्स में अक्सर क्या होता है, मतलब इट्स एन ओपन सीक्रेट, सबको पता है कि डॉक्टर्स में ऐसा होता है कि डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है, कुछ डॉक्टर्स के पास, तो वो पेशेंट का इलाज करने की जगह चेकअप लिखा देते हैं, उसको टेस्ट लिखा देते हैं कि साहब वो, अच्छा आपका सिर दुख रहा है, नहीं 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 नहीं, कोई बहुत बड़ी कैंसर हो सकता है, एमआरआई करा लो तुम तो, कोई बीमारी, ब्रेन कैंसर हो गया तो। हमने कहा साहब सुबह से ही दुख रहा है, आज बाकी कभी दुखा ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, यही बड़ी प्रॉब्लम है, एमआरआई करा लो। अपन घबरा गए, अपन एमआरआई करा लिए। डॉक्टर ने कहा साहब अच्छा बुखार हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 50 जांचें करा दी उनने। अब अपने को भी पता है कि डॉक्टर साहब ये जांचें क्यों करा रहे हैं, ठीक है, तो और जांचें भी उनकी बताई हुई पैथोलॉजी पे ही होनी चाहिए, क्योंकि उसकी रिपोर्ट उनको अच्छे से समझ आती है। तो ठीक है, हो जाता है ऐसा, एवरीबडी वुड हैव एक्सपीरियंस दैट थिंग समटाइम्स और हर्ड ऑफ इट समटाइम्स। तो क्या हुआ कि ओपन सीक्रेट है कि पैथोलॉजी लैब्स डॉक्टर्स को एक कमीशन देते हैं, कमीशन बोलो या रेफरल फीस बोलो, जो भी उसका नाम दे दो, ठीक है। पैथोलॉजी लैब्स डॉक्टर्स को अक्सर कुछ चार्जेस देते हैं। ये चार्जेस पैसे की टर्म्स में भी होते हैं, कई बार काइंड में भी होते हैं कि आपने इतने पेशेंट साल भर में 1 करोड़ की हमारे यहाँ पे टेस्ट करा दिया, आपको 10 लाख रुपए का फॉरेन टूर। तो डॉक्टर्स फॉरेन टूर पे भी जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि साहब ये कनेक्शन है उसका। तो देखो समझो बातों को, जो बातें हैं अपन, वी आर नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, वी आर जस्ट सेइंग कि ऐसा चीजें हैं, दे एग्जिस्ट, यू कैन नॉट डिनाई दैट दे डोंट एग्जिस्ट। अब क्या हुआ कि एक पैथोलॉजी लैब थी, ठीक है, कैप स्कैन डायग्नोस्टिक सेंटर, ऐसे नाम से एक लैब थी, बड़ा पुरानी बात है। उनके यहाँ क्या हुआ कि उन्होंने ये जो डॉक्टर को पैसे देते थे, बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं, साल भर में 10 करोड़ का कलेक्शन हुआ तो 40% करीबन 4 करोड़ रुपए डॉक्टर्स को दे दिया। तो अब 10 करोड़ में से अगर 4 करोड़ डॉक्टर को दे दिया तो अपना प्रॉफिट अपने को कम करना चाहिए इस 4 करोड़ से। तो बड़े ईमानदार लोग थे वो, कैप स्कैन डायग्नोस्टिक सेंटर। उन्होंने क्या किया कि 10 करोड़ का टर्नओवर लिखा पेशेंट से जो मिला, और 4 करोड़ रुपए जो डॉक्टर को दिया वो P&L में खर्चा डाल दिया, अमाउंट पेड टू डॉक्टर्स, ठीक है, रेफरल फीस, कमीशन, चार्जेस, जो भी आप नाम दो, 4 करोड़ रुपए उन्होंने लिख दिया। अब इनकम टैक्स वालों का कहना था कि साहब ये तो इलीगल है, ये जो 4 करोड़ आपने डॉक्टर को दिया है ये इलीगल है। डॉक्टर के जो एथिक्स होते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के भी जो कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, ऐसे डॉक्टर्स के जो एथिक्स होते हैं, कोड ऑफ एथिक्स, उसमें ये चीज प्रोहिबिटेड है। डॉक्टर्स के एथिक्स में ये परमिटेड नहीं है कि आप पेशेंट को रेफर करने के कोई चार्जेस दो। तो ये जो आपने चार्जेस दिए डॉक्टर को, दे आर इलीगल फॉर समथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, for something which is an offense under their law. It is a professional misconduct to receive this fees. डॉक्टर के लिए ये एक मिसकंडक्ट है उनके एथिक्स में, ऐसा इनकम टैक्स वालों का कहना था। मामला पहुंचा हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट भी गया। हाई कोर्ट का ये कहना था, या कोर्ट्स का ये कहना था, सुप्रीम कोर्ट हैड अ डिफरेंट व्यू, बट हाई कोर्ट का ये कहना था कि साहब ये जो रेफरल फीस पे की जा रही है, ये रेफरल फीस इज नॉट समथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ, इट मे बी प्रोहिबिटेड बाय द रेगुलेशंस गवर्निंग द डॉक्टर। अंतर समझो, किसी कानून में प्रतिबंधित नहीं है, वो कानून जो पार्लियामेंट ने पास किया है उसमें प्रतिबंधित नहीं है, ये प्रतिबंधित हो सकता है डॉक्टर्स के रेगुलेशन। So therefore, because now it is not prohibited by any law, तो ये डिसअलाउ नहीं होगा, ये अलावेबल है। डॉक्टर को जो रेफरल फीस दी है वो अलावेबल है, ऐसा करके जो है वो जजमेंट आए, ठीक है। अब ये जो भी इशू हुआ, सरकार को लगा कि ये तो बिल्कुल अनफेयर सी चीजें हो रही है, तो उन्होंने लिख दिया कि प्रोवाइडिंग एनी बेनिफिट और परक्विजिट
इन वॉट एवर फॉर्म, डॉक्टर को पैसे दे रहे हैं रेफरल फीस, या उनका फॉरेन ट्रिप स्पॉन्सर कर रहे हैं, इन वॉट एवर फॉर्म उनको जो दे रहे हैं, टू अ पर्सन when such benefit are in violation of any law, rule, regulations, guidelines for the time being in force governing the conduct of such persons. क्लियरली ये प्रोविजन का बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया कि ये डॉक्टर के बैकग्राउंड में आया कि डॉक्टर को जो रेफरल फीस दी जाती थी, वो रेफरल फीस जो थी, अब झगड़ा खत्म, इट इज डीम्ड टू बी इलीगल। ठीक है ना, बात एकदम क्लियर बात है। अब और भी कोई प्रोफेशन हो सकता है कि मान लो कोई आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट के साथ क्या होता है कि वो जहां जहां आपको ले जाते हैं सिलेक्शंस के लिए, ठीक है, जब मकान बनता है तो आप जाते हो कि साहब वो टाइल्स कौन सी खरीदनी है, हमको फर्नीचर कहाँ से खरीदना है, तो आर्किटेक्ट के साथ जाते हैं। और ऐसा कहा गया है कि कई आर्किटेक्ट्स का, इंटीरियर डेकोरेटर्स का वहां पे कमीशन होता है कि साहब उन्होंने बताया कि ये फर्नीचर ले लो, तो दुकान वाला उनको एक कमीशन देता है। कमीशन बोलो, रेफरल फीस बोलो, चार्जेस बोलो, जो भी वो जो है, दैट मे बी अगेन नॉट परमिसिबल अंडर देयर कोड ऑफ कंडक्ट। आर्किटेक्ट का जो कोड ऑफ कंडक्ट होगा उसमें इस तरह से रेफरल फीस लेना परमिसिबल नहीं होगा। सो वो जो रेफरल फीस दुकान वाला दे रहा है आर्किटेक्ट को, इंजीनियर को, वो रेफरल फीस इज इलीगल। यू कैन थिंक ऑफ एनी सच थिंग, राइट। इस तरह की रेफरल फीस जो है, वो रेफरल फीस इज इलीगल बिकॉज इट इज इन वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ दैट प्रोफेशन। ठीक है, सीए में कोई रेफरल फीस ऐसी होती है जो उसके कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से इलीगल है। आपको सीए का कोड ऑफ कंडक्ट से उसको मैच करना पड़ेगा कि इस तरह की रेफरल फीस लेना क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। अगर है तो जिसने भी उसको इस तरह की रेफरल फीस दी है वो उसके लिए अलावेबल एक्सपेंडिचर नहीं है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट ऑफ द थिंग, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एनी पर्पस which is an offense or prohibited by law shall be deemed to have cover an offense in India or outside India। कई लोग ऐसा कहते थे कि साहब ये तो हमको जो पेनल्टी लगी इंडिया के बाहर लगी, तो ये जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है ये तो इन इंडिया है, इंडिया के बाहर अगर प्रोहिबिटेड है तो वो डिसअलाउ नहीं होगा। इट मे बी प्रोहिबिटेड बट अंडर लॉ इन इंडिया नहीं है, इट इज प्रोहिबिटेड अंडर लॉ आउटसाइड इंडिया, तो डिसअलाउ नहीं होगा। ऐसा लोग कहते थे, सरकार ने कहा नहीं नहीं, इवन इफ इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ आउटसाइड इंडिया इट शैल बी डीम्ड टू बी इलीगल डिसअलाउ। तो ये तीन नए छोटे छोटे पॉइंट ऐड किए गए हैं। एग्जाम में हो सकता है आपको कभी ऐसे किसी P&L अकाउंट में किसी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आ जाए कि टू पेनल्टी फॉर स्मगलिंग पेड इन मलेशिया, तो आपका ये कहना है कि साहब स्मगलिंग की जो पेनल्टी है भले ही मलेशिया में पे करनी पड़ी हो, इट इज डिसअलाउड। या कभी ऐसा आ जाए रेफरल फीस पेड बाय दिस, फर्नीचर की दुकान है और आर्किटेक्ट को रेफरल फीस पे की, या कोई पैथोलॉजी लैब है और डॉक्टर को रेफरल फीस पे की, डिसअलाउड। या कोई कंपाउंडिंग फीस पे की फॉर इलेक्ट्रिसिटी और फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो डिसअलाउड। तो ये थोड़ा सा बड़ा अमेंडमेंट है बिकॉज एक तो बिजनेस हेड से संबंधित है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एंटीसिपेट आप कर सकते हैं इसको, पाते ही हैं। शब्दों को ध्यान रखो, कंपाउंडिंग फीस डिसअलाउड, रेफरल फीस और सच कमीशंस डिसअलाउड, एंड देन एनी इलीगल एक्सपेंस आउटसाइड इंडिया इज आल्सो डिसअलाउड। चलो ये तो हो गया एक थोड़ा सा रिलेटिवली बड़ा अमेंडमेंट। इसके बाद अब आता है सेक्शन 40A। सेक्शन 40A भी एक डिसअलावेंस सेक्शन है। सेक्शन 40A ये कहता है, सेक्शन 40A में बहुत सारी चीजें लिखी है। एक तो टीडीएस रिलेटेड काफी कहानी लिखी है कि अगर आपने टीडीएस नहीं काटा या काट के जमा नहीं किया तो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, वो कहानी लिखी हुई है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो 40A में लिखी थी वो था इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन वेल्थ टैक्स शैल बी डिसअलाउड। ठीक है, लिखा हुआ था पहले से, नई बात नहीं है, ओल्ड लॉ था। अब यहां भी एक लिटिगेशन चल रहा था। लिटिगेशन ये था कि साहब एक कंपनी है, उसका इनकम टैक्स
बनता है 22 करोड़, और उसमें जो सेस होता है वो बनता है 1.5 करोड़। तो टोटल टैक्स बनता है 23 करोड़ 50 लाख। सबकी सोच ये थी कि साहब इनकम टैक्स डिसअलाउ होगा, मतलब कितना, 23 करोड़ 50 लाख डिसअलाउ होगा, इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सेस पूरा डिसअलाउ होगा, ऐसा लोग सोचते थे। पर एक कंपनी ने, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने, उनके प्रोफेशनल्स ने उनको गाइड किया कि देखो क्या लिखा है, इनकम टैक्स डिसअलाउ होगा, और टैक्स की डेफिनेशन जो सेक्शन 2 में दी हुई है, टैक्स वर्ड हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2, वो जो डेफिनेशन है उसमें सेस नहीं आता है। टैक्स आता है, सरचार्ज आता है, सेस नहीं आता है। तो क्योंकि टैक्स की डेफिनेशन में सेस नहीं आता है, तो यहां पे जो डिसअलाउ होगा वो इनकम टैक्स तो हो जाएगा, सरचार्ज भी हो जाएगा, पर जो सेस है 1.5 करोड़ रुपए का, वो आप क्लेम कर लो, अलाउ हो जाएगा। उनने क्लेम किया, एओ नहीं माना, एओ ने कहा मैं तो डिसअलाउ करूंगा। मामला गया कोर्ट में, कोर्ट ने कहा कि साहब ये जो सेस है ये अलाउ होगा, सेस विल बी अलाउड। बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट आया कि सेस विल बी अलाउड, ये तो आप प्रॉफिट में से कम कर सकते हो। सरकार ने कहा साहब ये तो हमको नहीं जम रहा बात, ये तो डिसअलाउ होनी चाहिए, तो उनने यहां लिख दिया एंड सेस, इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सेस, है ना, सेस वाला कंपोनेंट भी हम डिसअलाउ करेंगे। लोग वैसे ही करते थे, सेस वाला कंपोनेंट डिसअलाउ ही करते थे, पर एक नई बात इमर्ज होने लगी किसी केस से, और वहां यह होने लगा कि साहब सेस वाला जो कंपोनेंट है वो शायद अलाउ हो जाए। ये पूरी बात देखो कंपनी के केस में ज्यादा है, इंडिविजुअल के केस में क्या होता है, इनकम टैक्स एक पर्सनल एक्सपेंडिचर भी होता है। तो इंडिविजुअल के केस में बात अलग दिशा में जा रही है कि साहब इनकम टैक्स और सेस जो होता है वो तो वैसे ही डिसअलाउ होता है, बीइंग अ पर्सनल एक्सपेंडिचर। कंपनी के केस में ये झगड़ा था कि साहब जो सेस वाला एलिमेंट है वो अलाउ होगा कि, इंडिविजुअल के केस में ये झगड़ा कभी आया ही नहीं, क्योंकि सेस हो या इनकम टैक्स हो वो कभी अलाउ हो ही नहीं सकता, बीइंग अ पर्सनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो बात थोड़ी सी ये है, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं कि जो ये सारा झगड़ा था ये कंपनी के केस में था। तो एग्जाम केस लॉ यू शुड एंटिसिपेट कि एसएससी कंपनी है, जब एग्जाम में आएगा तो यू शुड एंटिसिपेट कि एसएससी कंपनी, क्योंकि वहीं ये बात का सारा डिस्प्यूट अराइज हुआ था। फॉर इंडिविजुअल इनकम टैक्स में बी अ पर्सनल एक्सपेंडिचर, इट्स नॉट अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। अब अगला सेक्शन 43B। 43B आपको सबको आता है, जितना आता था उतना ही पड़ता है। अमेंडमेंट क्या है, जो है ऑर्नामेंटल, काम का नहीं है, पर सुन तो लो, अमेंडमेंट की बात अपने को पूरी करनी है, काम का नहीं है एज सच। 43B ये कहता है कि 6 खर्चों का डिडक्शन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे मिलेगा। कौन कौन से, टैक्स, ड्यूटी, सेस और फीस, बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड और अदर सुपरएन्युएशन फंड, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लीव एनकैशमेंट एंड पेमेंट टू रेलवे फॉर द यूज ऑफ रेलवे असेट्स। इन 6 खर्चों का डिडक्शन आपको मिलेगा ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। उसमें भी ऐसा था, अभी भी है, कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक पे कर दिया तो अलाउड, नहीं पे किया तो इस साल तो डिसअलाउ हो जाएगा, पर जिस साल पे करोगे उस साल वो अलाउ हो जाएगा। ये सब बातें एज इट इज। तो जो मेन सेक्शन है वो एज इट इज है। अब इसमें एक प्रायोरिटी 2-3 की बात थी, वो ये थी कि साहब एक्चुअल पेमेंट किसको मानते हैं, व्हाट इज एक्चुअल पेमेंट। एक व्यक्ति के इंटरेस्ट लाइबिलिटी के लोन में कन्वर्जन होने को क्या एक्चुअल पेमेंट मानेंगे। हमारा क्लासरूम एग्जाम्पल है कि साहब एक व्यक्ति ने लोन लिया था 1 करोड़ का, प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू था 1 करोड़, और इंटरेस्ट अमाउंट अलग अलग सालों में ड्यू होता रहा, कभी 15 लाख, कभी 12 लाख, कभी 18 लाख,
टोटल 40 लाख का इंटरेस्ट ड्यू हो गया। लोन लिया था बैंक से, 40 लाख का इंटरेस्ट ड्यू हो गया। आज तक इस इंटरेस्ट का डिडक्शन असेसी को नहीं मिला। इसलिए डिडक्शन नहीं मिला क्योंकि 43B कहता है इंटरेस्ट डिडक्शन विल बी अलाउड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। तो पे तो किया ही नहीं, तो डिडक्शन नहीं मिला, अभी तक डिडक्शन नहीं मिला। बट इस साल क्या हुआ कि उसने बैंक से एक नेगोशिएशन कर लिया, सेटलमेंट कर दिया, ओटीएस कहते हैं जिसको, वन टाइम सेटलमेंट कर दिया। उसने कहा प्रिंसिपल 1 करोड़ पूरा ले लो, इंटरेस्ट जो 40 लाख है उसमें से 15 लाख ले लो, ठीक है। तो जो बचा हुआ 25 लाख है वो ब्याज वेव हो गया, उसका तो डिडक्शन उसको कभी मिलेगा ही नहीं। ये जो 15 लाख रुपए उसको देने हैं, ये भी वो वन टाइम नहीं देगा। इंटरेस्ट लाइबिलिटी थी ये 15 लाख, ये 15 लाख रुपए वो वन टाइम नहीं देगा। उसका कहना है 5 साल में दूंगा मैं। इस साल उसने इंटरेस्ट लाइबिलिटी को लोन में कन्वर्ट करा लिया और हर साल उस लोन की इंस्टॉलमेंट भर देगा 5 साल। तो क्या वेदर कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट लाइबिलिटी इनटू लोन अमाउंट्स टू एक्चुअल पेमेंट? तो जजमेंट थे कि हाँ इट अमाउंट्स टू एक्चुअल पेमेंट। सरकार को बुरा लगा था आज से 20 साल पहले, तो उन्होंने पहले ही लिख दिया था कि इंटरेस्ट लाइबिलिटी का लोन में कन्वर्जन शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एक्चुअल पेमेंट। एक्चुअल पेमेंट तो जब होगा तभी एक्चुअल पेमेंट होगा। तो इंटरेस्ट लाइबिलिटी का लोन में कन्वर्जन इज नॉट एक्चुअल पेमेंट। ये 15 साल पहले लिखा गया था। तो अब क्या अमेंडमेंट आया सर? अब अमेंडमेंट ये आया कि साहब इस सेटलमेंट में लोग आजकल ये करने लगे थे कि इंटरेस्ट लाइबिलिटी को वो लोन में कन्वर्ट करने की जगह इसके बदले डिबेंचर इशू करते थे बैंक, क्योंकि बैंक कहती थी कि साहब आपने इसको इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट करा लिया, पुराना लोन तो चुकाया नहीं था, ये भी थोड़ी चुकाओगे, तो हमको कोई असेट तो दो इसके अगेंस्ट अंडरलाइन कोई असेट दो। तो बोरोवर क्या करता था कि इंटरेस्ट लाइबिलिटी को लोन में कन्वर्ट करने के लिए वो डिबेंचर भी इशू कर देता था। 15 लाख रुपए के डिबेंचर भी इशू कर दिए कि साहब ये लो 15 लाख रुपए के डिबेंचर, 5 साल के एंड में मैं रीपे कर दूंगा इसको, तो आपको पैसा मिल जाएगा। अब सवाल था कि साहब इंटरेस्ट का लोन में कन्वर्जन तो एक्चुअल पेमेंट नहीं है, इंटरेस्ट का डिबेंचर में कन्वर्जन एक्चुअल पेमेंट है क्या? लोगों का कहना था देखो लोन में कन्वर्जन में हम उनको कुछ दे नहीं रहे थे, कंसीडरेशन नहीं दे रहे थे, पर डिबेंचर में कन्वर्जन में कंसीडरेशन दे रहे हैं हम, सो देयरफॉर इट इज एक्चुअल पेमेंट, तो डिडक्शन मिलेगा। ऐसा लोगों का कहना था। कोर्ट के फैसले आए कि इंटरेस्ट लायबिलिटी का डिबेंचर में कन्वर्जन अमाउंट्स टू एक्चुअल पेमेंट। सरकार को बुरा लगा, उनने लिख दिया इंटरेस्ट लायबिलिटी का डिबेंचर में कन्वर्जन एक्चुअल पेमेंट नहीं है। तो फिर एक्चुअल पेमेंट कब है? जब एक्चुअल पेमेंट है, जिस दिन डिबेंचर का रिडम्पशन करके पैसा दे दोगे तब पैसा दे दिया आपने, उस दिन एक्चुअल पेमेंट है। अब प्रेफरेंस शेयर में कर लेंगे, हाँ तो फिर वो आज से 10 साल बाद हो सकता है मैं ही तब पढ़ाता रहूं कभी, ठीक है पॉसिबिलिटी कम है, पर मान लो मैंने 10 साल बाद पढ़ा रहा हूं, ऐसे केस लो आ जाएंगे जब आपने अपने क्लाइंट को सलाह दी कि साहब प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर लो, आपकी सलाह इनकम टैक्स वालों को पसंद नहीं आई, लिटिगेशन आया और आप मेरे पास ही वो केस लेके आए, ठीक है इनडायरेक्ट मार्केटिंग, और मैंने क्या किया कि वो केस कोर्ट में लड़ा, मैं जीत गया, अपन जीत गए, सरकार को बुरा लगा, सरकार ले आई अमेंडमेंट। तो फिर उसी समय में उस समय की क्लास में ये बता दूंगा कि देखो बेटा ऐसा हुआ था और इन्होंने मेरे को प्लानिंग उसी दिन दे दी थी, अपन ने उस पे केस लड़ा, जीत गए, सरकार को बुरा लगा एंड फाइनली नाउ इट इज देयर। आज का लॉ क्या है? पर आज का लॉ है डिबेंचर, कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट लायबिलिटी इनटू डिबेंचर डज नॉट अमाउंट टू एक्चुअल पेमेंट। You have the planning that conversion into say preference shares may still be contended as actual payment. लॉ ऐसे ही इवॉल्व होता है। देखो लॉ आता है उसमें लूप होल रह जाते हैं,
हम प्रोफेशनल्स उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसकी ऐसी तैसी करते हैं, टैक्स बचाते हैं। वो टैक्स बचाते हैं, सरकार को बुरा लगता है, उनको बुरा लगता है, वो लेके आते हैं अमेंडमेंट। फिर वो अमेंडमेंट आते हैं, फिर उसमें लूप होल रह जाते हैं, फिर हम ऐसी तैसी करते हैं, फिर ऐसे ही चलता रहता है। तो दिस इज अ प्रोसेस एंड राइट आवर प्रोफेशन देयरफॉर समवेयर गेट्स बेनिफिटेड। अब देखो इसके बाद बिजनेस हेड खत्म, और कोई अमेंडमेंट, 3 अमेंडमेंट थे। एक तो इलीगल एक्सपेंसेस को लेके काफी कहानी थी, बता दी। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई दैट इज अबाउट द इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सेस विल बी डिसअलाउड। और तीसरी बात ये 43B में कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट इनटू डिबेंचर्स वुड अमाउंट टू और नॉट अमाउंट टू एक्चुअल पेमेंट, इट वुड नॉट अमाउंट टू एक्चुअल पेमेंट नाउ। अब ये हो गया। अब उसके बाद कैपिटल गेन में कोई चेंज नहीं है, बस वो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हर साल चेंज होता है। तो अभी जो है 331 है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23, इट्स 331। ठीक है, डजंट मेक मच ऑफ द रेलेवेंस, वो तो क्वेश्चन पेपर में आता है लिखा हुआ। ठीक है, अब आगे चलो। इसके बाद आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जो है वो गिफ्ट के प्रोविजन में चेंज है। रिसिट विदाउट कंसिडरेशन, इसमें क्या चेंज आ गया सर? कोई बड़ी चेंज नहीं है, नॉट अ बिग चेंज। आपको पता है गिफ्ट में क्या लिखा हुआ है? बेसिक लॉ ये लिखा हुआ है कि एनी पर्सन इफ ही रिसीव्स एनीथिंग without consideration, without adequate consideration, then that is treated as gift। 5 तरह के गिफ्ट टैक्सेबल है। मॉनिटरी गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन, अगर एग्रीगेट ऑफ गिफ्ट 50,000 से ज्यादा इन अ ईयर, देन इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, तो उसमें गाइडलाइन वैल्यू टैक्सेबल है इफ द एग्रीगेट, इफ द सिंगल गिफ्ट exceeds 50,000, or immovable property without adequate consideration, if the difference between the guideline value and the consideration is more than 50,000 or 10% of the actual consideration, and then whichever is higher, and then uske baad aata hai movable property being shares, debentures, securities, jewelry, bullion, artifacts, वो सब चीजें as a capital asset if the aggregate of gift in a year exceeds rupees 50,000, and similarly movable property without adequate consideration below the market value if the aggregate of gift in a year exceeds rupees 50,000। जो लॉ था वही लॉ है, कोई चेंज नहीं है उस सब पैरामीटर में। कुछ गिफ्ट एग्जम्प्ट होते थे, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव इज एग्जम्प्ट था, है। गिफ्ट एट ओकेजन ऑफ मैरिज एग्जम्प्ट था, है, कोई चेंज नहीं है। सिमिलरली विल, इनहेरिटेंस, इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, वो सब पैरामीटर्स हैं। अमालगमेशन, डीमर्जर, जो भी पैरामीटर्स थे, 12AA रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन, वो सब पैरामीटर्स। इस बार एक्चुअली उन्होंने 2 पैरामीटर और जोड़े जहां पर गिफ्ट एग्जम्प्ट है। 2 नए एग्जम्पशन दिए हैं गिफ्ट टैक्स से, जो कि बड़े एप्ट हैं, समय के हिसाब से ठीक है। कोरोना के समय क्या हुआ कि लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे, जिससे जो प्रयास हो सका सबने एक दूसरे की मदद करने की कोशिश की। मैं कोई व्यापारी हूं, ठीक है, जीवन भर बहुत कुछ जो भी थोड़ा बहुत कमाया, अब मुझे लगता है कि कोरोना के समय में लोगों की मदद करूं, तो किसी के इलाज का खर्चा दे दिया, किसी को ऑक्सीमीटर खरीद के दे दिया, किसी को जो भी उसको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उसको चीजें प्रोवाइड कर दी। दैट इज व्हाट आई मीन पीपल वर डूइंग। किसी की डेथ हो गई तो सबने मिलके कंट्रीब्यूट करके 5-10 लाख रुपए, 25 लाख रुपए उसके परिवार वालों को दे दी। हम बात कर रहे हैं एनजीओज की, हम बात कर रहे हैं प्राइवेट पर्संस की, ठीक है। मैंने किसी की मदद की, किसी और ने किसी की मदद की, इस तरीके से ये लूप चलता रह रहा था। जिसको जहां जिसकी जरूरत थी कहीं ना कहीं से उसको चीजें पहुंच रही थी, दैट इज वाज हैपनिंग। अब इस सब को देख रहे थे चुपचाप इनकम टैक्स वाले, और उनके यहां एक मीटिंग हुई
उन्होंने कहा ये तो रिसिट विदाउट कंसिडरेशन है। आपको रेमडेसिविर, वो कौन सी दवाई थी वो, है ना, ऐसी थी ना क्या, वो दवाई लाके दे दी कोई ने 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए दे दिए दवाई खरीदने को, तो इट्स रिसिट विदाउट कंसिडरेशन। गिफ्ट टैक्स दो इसके ऊपर। उनका कहना है साहब यहाँ अपन जीवन से जूझ रहे हैं और आप बात कर रहे हो इनकम टैक्स की, तो थोड़ा सा अनफेयर लगता। तो इन द लाइट ऑफ दैट दे हैव गिवन सम एक्सम्पशंस टिपिकली रिलेटेड टू दैट कोविड-19 डिसीज। पढ़ो देखो क्या है। एनी गिफ्ट received by an individual, it is received by an individual from any person, तो कोई इंडिविजुअल ने दिया, कोई एनजीओ ने दिया, है ना, तो मुझे गिफ्ट दिया किसी ने भी इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली फॉर इलनेस रिलेटेड टू कोविड-19 subject to prescribed conditions, those conditions as on date are not there। तो उनका ये कहना है कि भाई कोरोना से संबंधित कोई बीमारी, क्योंकि उसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स भी बहुत सारे थे ना, तो कोरोना से संबंधित, कोविड-19 से संबंधित कोई बीमारी से लड़ने के लिए अगर आपको पैसा मिला, आपका खर्चा हुआ था 5 लाख, किसी ने आपको 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख दे दिए टू मीट दैट एक्सपेंडिचर। किसकी बीमारी? असेसी की खुद की भी हो सकती है या फैमिली की हो सकती है कि साहब फादर बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं और अपन पैसा अरेंज कर रहे हैं कि उनका इलाज हो जाए, तो वो सिनेरियो की पूरी बात, बड़ी फेयर बातें होंगी, तो वो जो है दैट वुड बी अलाउड, दैट वुड नॉट बी ट्रीटेड एज गिफ्ट एंड दैट वुड बी एग्जाम। सिमिलरली ये था अभी जो सिचुएशन, ये था बीमारी से लड़ने के लिए। अब है डेथ वाला सिनेरियो, ठीक है, डेथ हो गई तो उसके परिवार के जो मेन इनकम कमाने वाले थे वो ही चले गए, तो घर का खर्चा कैसे होगा, तो उसके लिए किसी ने पैसे दे दिए, वो सिनेरियो। बाय अ मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ डिसीज्ड पर्सन फ्रॉम एम्प्लॉयर और फ्रॉम एनी पर्सन अप टू 10 lakhs, ठीक है, एम्प्लॉयर से तो कितना भी मिल सकता है और किसी और व्यक्ति से मिला अप टू 10 lakhs, वेयर द कॉज ऑफ डेथ इज इलनेस रिलेटेड टू कोविड-19 एंड द पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 12 months ऑफ डेथ, सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस, दोस कंडीशंस एज सच डू नॉट एग्जिस्ट। तो ये जो एग्जम्पशन है, इसको समझो कि भाई घर में किसी की डेथ हो गई, डेथ के 12 महीने के अंतर्गत अपने को पैसे मिले, एम्प्लॉयर से मिले या कोई और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, किसी प्राइवेट लोगों ने इकट्ठा करके दे दिया, उनके दोस्तों ने 1-1 लाख रुपए इकट्ठा करके दे दिए कि साहब ये लो 8-10 लाख रुपए, तो वो सब एग्जम्प्ट है, दैट इज द एग्जम्पशन। एंड देन यहां पे एक वर्ड यूज किया है फैमिली। अब देखो सेक्शन 2 वर्ड यूज कर रहा है, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, रिश्तेदार अलग होते हैं और परिवार अलग होता है, रिश्तेदारों का पर्पस अलग ही होता है, ठीक है, पर परिवार तो परिवार है। तो परिवार कौन है? परिवार में कोई बीमार था, यहां पे लिखा था परिवार में कोई बीमार था, यहां पे लिखा था परिवार में किसी की मृत्यु होगी, फैमिली की बात हो रही है। दीज क्लॉजेस टॉक अबाउट फैमिली। सो व्हाट इज फैमिली? द क्लोज फैमिली, स्पाउस, चिल्ड्रन एंड अदर फैमिली मेंबर्स डिपेंडेंट ऑन द असेसी। स्पाउस, चिल्ड्रन तो कवर हो ही गए, उसके अलावा है ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स, wholly or mainly dependent on the assessee. If they are independent, then this exemption is not there. If they are dependent, then this exemption is there. Okay. So spouse, dependent or independent doesn't matter. Children, minor, major, dependent, independent doesn't matter. But for all others, they should be dependent. और फैमिली आप देखो कहीं ना कहीं वो यहीं पर आकर रुक जाती है, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, यही परिवार हो जाता है। अब उसमें वो कई बार लिख देते हैं डिपेंडेंट, कई बार लिख देते हैं नॉट डिपेंडेंट, कुछ भी लिख देते हैं। तो यहां जो लिखा है वो अपने सामने है।
तो इनके इलाज, इनकी देखरेख, इनकी डेथ पर कुछ कंपनसेशन मिलने पर एग्जम्पशन दिया है। ठीक है, कोविड-19 रिलेटेड। ठीक है, ये हो गया सेक्शन, पांचों हेड्स ऑफ इनकम हो गए। इसके बाद आता है क्लबिंग एग्रीगेशन सेट ऑफ। क्लबिंग एग्रीगेशन सेट ऑफ, तो इसमें एग्रीगेशन ऑफ इनकम जो है उसमें एक बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है। जो अमेंडमेंट ये है कि जो कैश क्रेडिट्स होते हैं, आपने लोन लिया, गिफ्ट लिया है, जो भी कैश क्रेडिट्स होते हैं, तो कैश क्रेडिट्स के रिस्पेक्ट में आपको 3 इंग्रेडिएंट्स प्रूव करने पड़ते हैं: आइडेंटिटी, जेन्युइननेस एंड क्रेडिट वर्दीनेस। अब क्रेडिट वर्दीनेस में सवाल ये चलता आ रहा है सालों साल से, मतलब पिछले 40-50 साल से सवाल चल रहा है कि साहब मैंने लोन लिया किसी व्यक्ति से, ए ने लोन लिया बी से, ठीक है, तो मुझे ये प्रूव करना है कि साहब बी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, आइडेंटिटी, बी ने सच में मुझे लोन दिया, जेन्युइननेस, और बी के पास पैसा था, बी के पास पैसा था, क्रेडिट वर्दीनेस, ये प्रूव करना है। क्या मुझे ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि बी के पास पैसा कहां से आया, सोर्स ऑफ सोर्स, क्या ये भी प्रूव करना पड़ेगा? बहुत सारे केसेस पहले थे जो कहते थे कि यू डोंट हैव टू प्रूव द सोर्स ऑफ सोर्स, बी के पास पैसा कहां से आया ये आपको प्रूव नहीं करना है। पर गवर्नमेंट हमेशा से इस कोशिश में थी कि सोर्स ऑफ सोर्स भी आपको प्रूव करना पड़े, तो उसके लिए उन्होंने इनफैक्ट इस साल लिख ही दिया लॉ में फाइनली दैट यू हैव टू प्रूव द सोर्स ऑफ द क्रेडिटर। बी से आपको पैसा मिला तो बी के पास कहां से आया वो आपको साबित करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रूव द सोर्स ऑफ सोर्स, द ओरिजिन ऑफ ओरिजिन। ठीक है, इसके बाद अगला अमेंडमेंट है ना, वी हैव आउट ऑफ 12 वी हैव डन 7 राइट नाउ, टोटल 12 अमेंडमेंट्स वर देयर, 7 आर डन, तो 8 तो बहुत ही छोटा है, मतलब उसको नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। 80 CCD पता है आपको, न्यू पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम में आपको एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का भी डिडक्शन मिलता है अप टू 10% ऑफ सैलरी, है ना, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का भी डिडक्शन मिलता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलता है अप टू 10% ऑफ सैलरी। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलेगा अप टू 10% ऑफ सैलरी, बट इन द केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज डिडक्शन वुड बी अप टू 14% ऑफ सैलरी इन द केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अब उन्होंने क्या किया, लिख दिया इन द केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए भी 80 CCD का डिडक्शन अब 14% ऑफ सैलरी तक कर दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में 80 CCD का डिडक्शन अब 14% कर दिया गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन रिमेन्स द सेम, वो तो 10% पहले भी था, अभी भी है, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट में 14% हुआ है ना स्टेट गवर्नमेंट में 14% हुआ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए बातें थी, अभी भी जो बातें हैं दे आर रिलेटेड टू एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो आगे। अब थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको कहा कि देखो वैसे सारे अमेंडमेंट्स ऑर्नामेंटल हैं, पर 2-3 अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। तो एक तो एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 37(1) मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, कंपाउंडिंग फीस, इलीगल, वो सारी बातें। एक ये अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, यू शुड एंटिसिपेट क्वेश्चंस इन द एग्जाम ऑन दिस, रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर में 2 अमेंडमेंट है, 2। एक अमेंडमेंट है 139(1) रिलेटेड, और ये अमेंडमेंट
एक्ट में ना होके ये अमेंडमेंट नोटिफिकेशन बेस्ड है। मैं आपको बताता हूं। देखिए, हु हैज टू फाइल अ रिटर्न? 139(1) कंपल्सरी नॉर्मल ओरिजिनल रिटर्न। हु हैज टू फाइल अ रिटर्न अप टू द ड्यू डेट? एवरी कंपनी, एवरी फर्म। लोकल अथॉरिटी अगर उनकी टोटल इनकम मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो 0 होती है उससे ज्यादा है ना? और अदर पर्सन, दैट इज इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP, जिन पे स्लैब रेट लगती है, अदर्स, उनको रिटर्न भरना है अगर उनकी टोटल इनकम बिफोर चैप्टर 6 से बिफोर 1038 एंड बिफोर 54 to 54 GB, अगर उनकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। ठीक है, ये था पहले लॉ, अभी भी है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि आपको खर्चे के आधार पे, इन्वेस्टमेंट के आधार पे भी रिटर्न भरना पड़ेगा। पर्सन अदर देन कंपनी फर्म, अगर उनका करंट अकाउंट में जितने भी करंट अकाउंट है उनके सारे करंट अकाउंट मिला के टोटल डिपॉजिट इन अ ईयर 1 करोड़ से ज्यादा है, तो उनको रिटर्न कंपल्सरीली भरना पड़ेगा, भले इनकम कितनी भी हो। आई एम एन इंडिविजुअल, मेरा करंट अकाउंट है, एग्रीगेट डिपॉजिट इन अ ईयर 1 करोड़ से ज्यादा है, कंपल्सरीली मुझे रिटर्न भरना पड़ेगा, ऐसा लिखा था पहले से था। इसी प्रकार से पहले से लिखा था पर्सन अदर देन कंपनी और फर्म, उनका अगर फॉरेन ट्रैवल 2 लाख रुपए से ज्यादा का होता है, कंपलसरी, मैं इंडिविजुअल, मैं रिटर्न नहीं भरता हूं। पर अगर मैंने फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस खुद पे या किसी पे भी, टोटल फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस 2 लाख रुपए से ज्यादा कर दिए, कंपलसरीली रिटर्न मुझे भरना पड़ेगा। हिसाब तो दो कहां से पैसे आ रहे हैं, दैट इज व्हाट दे वांट। इसी प्रकार से पर्सन अदर देन कंपनी फर्म, अगर उनका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस साल भर का एग्रीगेट 1 लाख रुपए से ज्यादा, कंपल्सरीली रिटर्न भरना पड़ेगा, पता है पहले से था। और फिर उसके बाद एक था पर्सन अदर देन कंपनी फर्म, इन अदर प्रिस्क्राइब्ड केसेस, इन अदर प्रिस्क्राइब्ड केसेस कंपल्सरीली रिटर्न भरना पड़ेगा। सो दे हैव प्रिस्क्राइब्ड दोस केसेस। ठीक है, कौन कौन से केसेस? एक तो वो जो करंट अकाउंट में डिपॉजिट है वो 1 करोड़ से ज्यादा है, तो अब आ गया सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट 50 लाख से ज्यादा। ठीक है, तो मैं इंडिविजुअल हूं, मेरा सेविंग अकाउंट भी है, करंट अकाउंट भी है। सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट है 40 लाख, करंट अकाउंट में डिपॉजिट है 1.5 करोड़। मैं कह रहा हूं मैं नहीं भरता रिटर्न, भरना पड़ेगा क्या? भरना पड़ेगा। ठीक है, अभी मेरा सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट है 60 लाख, करंट अकाउंट है ही नहीं या उसमें डिपॉजिट है से 10 लाख, रिटर्न भरना पड़ेगा क्या? भरना पड़ेगा, एग्रीगेट सारे सेविंग अकाउंट मिला के। ठीक है, अब इंटरेस्टिंगली अपना दिमाग उल्टा ही चलना चाहिए। एक व्यक्ति है, उसका 90 लाख करंट अकाउंट में डिपॉजिट है, 40 लाख सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट है, टोटल 1 करोड़ से ज्यादा है। डज ही फॉल इन एनी पैरामीटर? नो, उसको रिटर्न नहीं भरना इस आधार पे। अदर पॉइंट्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फॉरेन ट्रैवल या इनकम एक्सीडिंग बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, वो अदर पैरामीटर्स। ये वाला पैरामीटर अपने सामने। तो एक तो ये अमेंडमेंट है कि साहब वो सेविंग अकाउंट पे भी 50 लाख का क्राइटेरिया उन्होंने दे दिया। दूसरा, पर्सन अदर देन कंपनी फर्म, सारी बातें अदर देन कंपनी फर्म है, क्योंकि कंपनी फर्म को तो वैसे ही रिटर्न भरना है, उनको तो एवरी कंपनी एवरी फर्म हैज टू फाइल अ रिटर्न, तो उनके लिए बात करने की जरूरत ही नहीं है। पर्सन अदर देन कंपनी फर्म, अगर उनकी सेल्स 60 लाख से ज्यादा है और प्रोफेशन के केस में सेल 10 लाख से ज्यादा, बहुत बड़ा पैरामीटर है। प्रोफेशनल का टर्नओवर अगर 10 लाख से ज्यादा है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होता है 50 लाख तक,
है ना। पर यहां पे रिटर्न भरने का क्राइटेरिया है 10 लाख, 10 लाख का टर्नओवर। टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है तो आपको रिटर्न भरना है। साहब मेरा टर्नओवर है 12 लाख, पर मैं कह रहा हूं साहब मेरी इनकम है 1 लाख, खर्चे बहुत हो जाते हैं, रिटर्न भरना है क्या? हाँ। कौन से खर्चे हो रहे हैं तुम्हारे, दे वांट टू नो। ठीक है साहब मेरा टर्नओवर है 1 करोड़ 80 लाख, 80 लाख का टर्नओवर है, बिजनेसमैन हूं मैं, पर मेरा कहना है मेरी इनकम 2.5 लाख से कम है। 80 लाख का टर्नओवर है, इनकम 2.5 लाख से कम है, व्हाट यू आर डूइंग। हम देखेंगे क्या कर रहे हो, मतलब ऐसा कौन सा बिजनेस कर रहे हो कि 80 लाख के टर्नओवर पे 8% भी नहीं कमा पा रहे हो, 6% भी नहीं कमा पा रहे हो, और 2.5 लाख से कम इनकम है मतलब। तो दे वांट टू चेक विच इज रैशनल, इट्स एन मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सो यस, उनका कहना है कि अगर आपका टर्नओवर इस लिमिट से ज्यादा है कंपल्सरीली रिटर्न भरना पड़ेगा। 60 लाख बिजनेस, 10 लाख प्रोफेशन, करंट अकाउंट 1 करोड़, सेविंग अकाउंट 50 लाख, इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख, फॉरेन ट्रैवल 2 लाख। देखो सारे पैरामीटर अपने को ध्यान रखना है। अब फिर उसके बाद टीडीएस एंड टीसीएस, आपका इतना टीडीएस टीसीएस हो रहा है और आप रिटर्न ही नहीं भर रहे हो, कम से कम रिफंड तो ले लो। ठीक है, आपका टैक्स डिडक्ट हो गया 40,000 और आप कह रहे हो मेरी इनकम ही निल है, कम से कम रिफंड तो ले जाओ। ठीक है, निल टैक्स भरो, बोलो निल टीडीएस हो गया 40,000, रिफंड मांग लो, या कम से कम बताओ तो क्या कर रहे हो जिससे आपकी इनकम ही निल हो जाती है। वी वांट टू नो। तो दे हैव गिवन दिस पैरामीटर कि अगर आपका टीडीएस टीसीएस हो रहा है एक्सीडिंग 25,000, नॉन सीनियर्स के लिए 25, सीनियर्स के लिए 50, तो अगर आपका इस लिमिट से ज्यादा टीडीएस हो रहा है इन अ ईयर, कंपल्सरीली आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। तो बस ये पैरामीटर्स है, करंट अकाउंट 1 करोड़, सेविंग अकाउंट 50 लाख, उसके अलावा फॉरेन ट्रैवल 2 लाख, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख, बिजनेस में टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा, प्रोफेशन में टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा, एंड टीडीएस टीसीएस 25,000 से ज्यादा, या फिर टीडीएस टीसीएस सीनियर के केस में 50,000 से ज्यादा। कितने में से कोई भी एक पैरामीटर पे हिट हो गए, इतने में से कोई भी एक पैरामीटर पे हिट हो गए, तो कंपल्सरीली यू हैव टू फाइल अ रिटर्न अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। 31 जुलाई या जो भी ड्यू डेट है उस तारीख तक आपको रिटर्न कंपल्सरीली भरना पड़ेगा। ठीक है, ये तो एक अमेंडमेंट है रिटर्न के बारे में। पैरामीटर्स ध्यान होने चाहिए। मेरे को लगता है कि इस बार एक क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, उसमें होंगे 4 पार्ट्स 1.5 नंबर के। whether the following persons are required to file a return and if yes up to what date। तो उसमें ये पैरामीटर आपको दिए रहेंगे। मिस्टर चिमन लाल एन इंडिविजुअल, ही हैज a turnover of 70 lakhs but his profit is less than 8% and therefore he opts out of the presumptive taxation having the income below the basic exemption limit। An agriculturist, second example, an agriculturist having income of rupees 1 crores from agriculture but no other income, having electricity bill of 3 lakhs, बिजली का बिल 3 लाख, रिटर्न भरना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और आपको उनका जवाब देना है कि भाई रिटर्न भरना है कि नहीं भरना है। तो जनरली 31 जुलाई तक भरना है, ऑडिट होता है तो फिर 31 अक्टूबर आता है, अदरवाइज तो 31 जुलाई तक भरना है। एंटीसिपेट सच क्वेश्चन, दे लाइक सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब ये एक प्रोविजन, नया प्रोविजन, अपडेटेड रिटर्न है ना, अपडेटेड रिटर्न, इसको पढ़ लो सुन लो। अभी कहानी क्या हुई थी देखो, लोग परेशान थे। परेशान ये थे कि साहब वो से असेसमेंट ईयर है 22-23 से, फॉर एग्जाम्पल ओरिजिनल रिटर्न कब तक फाइल करना है, 31 जुलाई 22, दैट इज द ड्यू डेट। बिलेटेड रिटर्न कब तक फाइल होगा, 31 दिसंबर 22,
31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, राइट। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बहुत ही अर्ली टाइम है, मतलब प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरे को रिटर्न कब तक भरना है साहब, दिसंबर तक। कई बार तक दिसंबर तक लोग नहीं प्लान कर पाते चीजें, आ रही थी प्रॉब्लम लोगों को। या मैंने रिटर्न भरा 31 जुलाई तक, या कभी भी भरा, रिवाइज कब तक कर सकता हूं, 139(5), वो भी 31 दिसंबर तक। तो 31 दिसंबर तक मेरे को रिटर्न भरना है, रिवाइज करना है, जो भी करना है। 31 दिसंबर इज द कट ऑफ डेट, जिस तारीख तक मेरा रिटर्न जाएगा, रिवाइज होगा, सब कुछ होगा, ठीक है ना। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आ रही थी कि लोग उसके बाद अगर अपने रिटर्न भरना चाहे, अभी तक मैंने रिटर्न नहीं भरा है पर अब मैं रिटर्न भरना चाहता हूं, या मैं रिटर्न भर चुका हूं पर मैं अब उस रिटर्न को चेंज करना चाहता हूं, फॉर सम रीजन मैं अपने रिटर्न को चेंज करना चाहता हूं, तो क्या मैं अपने रिटर्न को चेंज कर सकता हूं? कैन आई चेंज माय रिटर्न? द आंसर एज सच वाज नो। उस समय यू कैन नॉट चेंज योर रिटर्न। 31 दिसंबर तक आप जो भी रिटर्न भर रहे हो, ओरिजिनल, रिवाइज्ड, बिलेटेड, सब हो जाएगा। अब अपन आराम से थे, अपन ने कमाए तो बहुत पैसे होंगे, पर अपन ने बोला इनको तो 5 लाख ही इनकम बताओ, 5 लाख की इनकम बताई, रिबेट बना के टैक्स निकाल दिया निल, और रिटर्न भर दिया। या रिटर्न भरा ही नहीं, कि अपन क्यों भरेंगे रिटर्न, हम तो नहीं भरेंगे, उनको क्या पता कि अपन क्या कर रहे हैं, तो रिटर्न भरा ही नहीं। अब थोड़े दिन बाद क्या हुआ, 31 दिसंबर तक रिटर्न भरने की तारीख थी। 1 जनवरी को पड़ोस से चिल्लाने की बहुत आवाजें आई, बहुत मारपीट की आवाजें आई। हम गए, हमने बोला पता नहीं क्या हो गया, 1 जनवरी है, न्यू ईयर पार्टी मना रहे होंगे ये लोग। पता चला उनके इनकम टैक्स का छापा पड़ गया, और इनकम टैक्स वाले बहुत मार रहे हैं इनको, घर में तिजोरी में कहां कहां से पैसे निकल रहे हैं, और उनकी पिटाई हो रही है। अब अपन थोड़ा सा घबरा गए। अपन ने कहा यार देखो, जीवन में जो है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पैसा तो सेकेंडरी है। इस तरह की सिचुएशन जीवन में अपने साथ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो अपन टैक्स भरने को थोड़ा तैयार हो गए। अपन ने सोचा कि यार सीए के पास चलते कल ही, और कल जाके सीए को बोलेंगे कि साहब हमारा रिटर्न जो है अब भर दो, टैक्स भी भर दो हमारा, या जो भरा था पहले झूठा वाला रिटर्न, अब सच्चा वाला भर दो ज्यादा टैक्स के साथ। ऐसा हमने सोचा, और पहुंच भी गए सीए के यहाँ। सीए ने कहा साहब आप 2 दिन लेट हो गए, मैंने तो आपको फोन किया ही था रिटर्न भरने आ जाओ, आपने फोन का रिप्लाई नहीं दिया, रिटर्न भरने भी नहीं आए, तो अब तो कट ऑफ डेट निकल गई 31 दिसंबर, अब आप रिटर्न नहीं भर सकते, यू नॉट फाइल अ रिटर्न नाउ। ऐसा करके बातें हुई। सरकार को भी लगा कि थोड़ा इसमें प्रॉब्लम है। देखो, पीपल शुड बी गिवन सम एक्सटेंडेड टाइम, some extended time should be given to them to update their return. तो they have given this extended time. उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने ये कर दिया कि वैसे तो आप रिटर्न भर सकते हो 31 दिसंबर तक, बिलेटेड रिवाइज्ड। अगर आपने 31 दिसंबर तक रिटर्न नहीं भरा है तो भी आप अब रिटर्न भर सकते हो, अपडेटेड रिटर्न। या आपने 31 दिसंबर तक रिटर्न भरा है तो भी आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हो। तो यू आर परमिटेड टू फाइल द अपडेटेड रिटर्न इन बोथ द सिचुएशंस। यू हैव फाइल्ड द रिटर्न, you have not filed the return. In both the cases you can update the return. The return can be updated up to what date? तो उन्होंने कहा कि देखो, रिटर्न कैन बी अपडेटेड अप टू 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो अगर आपका असेसमेंट ईयर मेरे एग्जांपल में जैसे था 22-23, तो आप रिटर्न को अपडेट करके अपडेटेड रिटर्न भर सकते हो 31 मार्च 25। पर जब आप रिटर्न को अपडेट करोगे तो आपको न केवल एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा, बल्कि आपको उसके साथ एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ेंगे टू कंपनसेट द इंटरेस्ट, पेनल्टी एक्सेट्रा। इफ यू आर अपडेटिंग द रिटर्न अप टू
1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। इन माय एग्जांपल असेसमेंट ईयर अगर आपका 22-23 है और आप रिटर्न को अपडेट कर रहे हो 31 मार्च 24 तक, तो आपको देना पड़ेगा नॉर्मल जो आपका एडिशनल टैक्स बना प्लस 25% टू कंपनसेट द इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। और अगर आप रिटर्न को अपडेट कर रहे हो अप टू 2 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, तो आपको देना पड़ेगा न केवल एडिशनल टैक्स बट साथ में 50% एक्स्ट्रा। तो 50% देना पड़ेगा। 1 लाख रुपए एडिशनल टैक्स है तो 1 लाख प्लस 50,000, 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे एडिशनल। तो इफ यू अपडेट आफ्टर 31st December 22 to 31st March 24 in my example, you have to pay 25% extra. If you update after 31st March 24 to 31st March 25, you have to pay 50% extra. But there are conditions. Updated return can be filed whether return was filed earlier or not. That is what I said. Return भरा या नहीं भरा, you can update your return. Updated return cannot be filed in these cases. See, updated return से आपका जो अल्टीमेट चीज है वो ज्यादा टैक्स बनना चाहिए। कम टैक्स भरने के लिए अपडेटेड रिटर्न नहीं कर सकते। असेसी के फायदे में अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड इन द बेनिफिट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो यू कैन नॉट क्लेम अ लॉस इन अपडेटेड रिटर्न। You cannot have the effect of decreasing the tax liability. You cannot have something कि जिससे रिफंड बन जाए या रिफंड का अमाउंट बढ़ जाए। You cannot have an updated return अगर आपने अपडेटेड रिटर्न ऑलरेडी इस साल का फाइल कर दिया। मतलब अपडेटेड फाइल करने के बाद उसको भी अपडेट नहीं कर सकते। ये तो रोज सुबह उठ के अपडेट करते रहोगे, चलो आज एक और अपडेटेड कर देते। तो देखा भाई अपडेट कर रहे हो तो अब तो सही करो, अपडेटेड को अपडेट मत कर देना। ठीक है, तो दैट इज व्हाट दे हैव सेड। और किसी के यहाँ छापा वापा पड़ जाता है, सर्च एंड सीजर, तो वो भी अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकता है। वो लिखा नहीं है यहाँ पर, मैं बता रहा हूँ रेड केसेस में भी अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड। तो ये है अपडेटेड रिटर्न सेक्शन 139(8)(a). You can update your return up to 2 years from the end of the assessment year, and then updated return cannot be filed to decrease your tax, to exceed your refund, to claim a refund, and even in cases जहां पे आप already update कर चुके हो वहां updated return cannot be filed। ठीक है, एक और दिया हुआ है कि assessment अगर आपका already हो गया तो you cannot file an updated return। assessment होने के बाद updated return नहीं हो सकता। अब आखिरी के 2-3 अमेंडमेंट, बस 2-3 है। एक थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है उसमें से, बाकी 2 ऑर्नामेंटल है। रिटर्न वाला अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया, इसलिए डिटेलिंग थी उसकी। ये अमेंडमेंट ऑर्नामेंटल है टीसीएस में। टीसीएस में जो था देखो वैसा का वैसा ही सब चीजें हैं, वही रेट हैं। एक छोटा सा उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है रिगार्डिंग दीज 2 सेक्शंस। रेमिटेंस आउट ऑफ इंडिया, तो रेमिटेंस आउट ऑफ इंडिया में टीसीएस होता है एट द रेट ऑफ 5% इफ द अमाउंट एक्सीड्स ₹7 lakhs। ओवरसीज टूर पैकेजेस में टीसीएस होता है 5% पे इफ द अमाउंट एक्सीड्स विदाउट एनी लिमिट रादर। ओवरसीज पैकेज में 5% पे टीसीएस होता है ना, ये था पहले से। अब चेंज क्या हुआ है, देखो चेंज ये हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति नॉन रेसिडेंट है तो उसका टीसीएस नहीं किया जाएगा। टीसीएस नहीं किया जाएगा अगर पेयर पेई। टीसीएस किसका होता है, पेयर का होता है या पेई का होता है? पेमेंट कौन कर रहा है, पेयर कर रहा है। पेमेंट किसको मिल रहा है, पेई को मिल रहा है। पेई को टीसीएस कलेक्ट करना है, ही इज द कलेक्टर। टीसीएस होता किसका है, पेयर का। ठीक है, टीडीएस उल्टा होता है, टीसीएस होता है पेयर का। तो अगर पेयर जो टूर पैकेज ले रहा है, ठीक है, जो जिसको रेमिटेंस हो रहा है, जो रेमिटेंस कर रहा है, वो व्यक्ति जो है अगर नॉन रेसिडेंट है तो उसका टीसीएस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि शायद उसकी इनकम ही टैक्सेबल ना हो। शायद नॉन रेसिडेंट है तो शायद उसकी इनकम ही टैक्सेबल ना हो। तो अगर वो पेयर जो है
अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो टीसीएस नहीं होगा। ठीक है, ये एक छोटा सा चेंज है, मेजर चेंज नहीं था। एक एएमटी में चेंज है। एएमटी पता है क्या होता है? एएमटी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स 115 जेसी। अब इसमें होता क्या है आपको पता होगा। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स में ऐसा होता है कि भाई इन द केस ऑफ एनी पर्सन अदर देन कंपनी, एनी पर्सन अदर देन कंपनी, अगर वो कोई चैप्टर 6 से पार्ट सी या 10AA या 3580 डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो उनको एएमटी लगता है। और इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई में एक कंडीशन और है कि उनकी एडजस्टेड टोटल इनकम जो है, एडजस्टेड टोटल इनकम वो 20 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। पता है ये कंडीशंस? अगर एएमटी लगता है, अगर एएमटी लगता है तो यू हैव टू पे द टैक्स, नॉर्मल टैक्स जैसा बनता है वो, आफ्टर डिडक्शंस और ऑल्टरनेट टैक्स 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। 18.5% प्लस सरचार्ज प्लस सेस एज एप्लीकेबल। यू हैव टू पे 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। अब जनरली एएमटी का टैक्स रेट है 18.5%, बट चेंज ये किया है कि अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो इंस्टेड ऑफ 18.5% AMT will apply at 15%. If you are a cooperative society, 18.5% की जगह अब लगेगा 15%। ठीक है, अब इसके बाद आखिरी प्रोविजन टीडीएस। टीडीएस की अच्छी बात यह है कि टीडीएस में क्या होता है कि हर साल एक दो सेक्शन जोड़ देते हैं। उन्होंने लिखा था 194 पी, तो फिर क्यू जोड़ दिया, क्यू जोड़ा तो अब आर जोड़ दिया, फिर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आने वाले 10 साल में जेड पार कर जाओगे अब, फिर होगा जेड ए जेड बी जेड सी। तो दे वांट कि सब चीज पे टीडीएस हो, उनके मन में हर चीज पे टीडीएस करो, पर ऐसा लिख नहीं पा रहे बेचारे, तो उनने लिस्ट देते जा रहे, इस पे भी कर लो, अगले साल कहते हैं अच्छा इस पे भी कर लो टीडीएस, लिस्ट को बढ़ाते जा रहे। अभी इस साल क्या हुआ कि एक नया टीडीएस प्रोविजन आया 194R। समझना इसको क्या है ये 194R की जो फिलॉसॉफी है वो ये है कि अगर किसी को सेक्शन 28 सब सेक्शन 4 में परक्विजिट्स मिल रहे हैं, परक्विजिट्स अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को परक्विजिट्स अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन मिल रहे हैं। हमारा क्लास का एग्जाम्पल था कि मैं एक बिजनेस प्रोफेशन कर रहा हूं, मैं एक प्रोफेशन कर रहा हूं, टीचिंग कर रहा हूं, और आप सबको लगा कि ये ठीक ठाक पढ़ा रहा, ऐसा लगा हाइपोथेटिकली, ठीक है, तो आप लोगों ने मिलकर तय किया कि ठीक है इसको एक छोटा सा गिफ्ट दे देते हैं। तो आपने एक कोई छोटा सा फॉरेन टूर दे दिया 6-7 महीने का, या आप लोगों ने कोई कार अच्छी सी गिफ्ट कर दी। अब जो भी आपने अपने मन से गिफ्ट दिया, दैट्स अ परक्विजिट अराइजिंग टू मी, दैट्स अ परक्विजिट अराइजिंग टू मी। अंडर द बिजनेस हेड हमने पढ़ा सेक्शन 28(4) कहता है कि दैट परक्विजिट इज टैक्सेबल टू मी। वो जो आपने मुझे कार गिफ्ट की, या जो फॉरेन टूर गिफ्ट किया, या गोल्ड कॉइन गिफ्ट किया, या व्हाटसोएवर, वो जो गिफ्ट दिया वो मेरी इनकम है और मेरे हाथ में टैक्सेबल है, ऐसा ऑलरेडी लॉ में लिखा हुआ है। वो काइंड में हो सकता है तो उसकी मनी वैल्यू टैक्सेबल है, जैसे आपने फॉरेन टूर दिया तो उसकी वैल्यू थी पैकेज की 25 लाख रुपए, वो मेरी इनकम है और मेरे हाथ में टैक्सेबल है। सुनना बात, अब क्या होता था प्रैक्टिकली कि ये सब जो मेरे को आपने गिफ्ट दे दिया, ये मेरी इनकम तो है, मेरे को पता है मेरी इनकम है, आपको पता है हो सकता है कि ये मेरी इनकम है, पर इनकम टैक्स वालों को थोड़ी पता है। तो इनकम टैक्स वालों को मैं टैक्स नहीं देता था इसमें,
कोई भी व्यक्ति नहीं देता था। कोई भी व्यक्ति क्या करता था कि इस तरह के जो परक्विजिट्स मिलते हैं उसको अपनी इनकम में ऑफर नहीं करता और टैक्स नहीं देता। टैक्स नहीं देता था तो इनकम टैक्स वाले बेचारे कैसे टैक्स कलेक्ट करें, इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करें? दे वांटेड इंफॉर्मेशन कि ये क्या क्या आपको इस तरह की इनकम हो रही है। तो उन्होंने टीडीएस ले आया इसके ऊपर कि जब आप मुझे ये गिफ्ट दोगे तो इस पे टीडीएस होगा। अब टीडीएस होगा भी कैसे? फॉरेन टूर आपने मेरे को 25 लाख का दिया 6 महीने का, तो क्या मैं 1/3 30% टाइम इनकम टैक्स वालों को घूमने भेजूंगा? टीडीएस कैसे होगा? काइंड में आपने मेरे को कार दिया, 4 सीट है, तो एक सीट पे क्या रिजर्व्ड फॉर असेसिंग ऑफिसर लिख देंगे क्या? हाउ टीडीएस विल बी डन? दैट इज अ प्रॉब्लम दैट हैज बीन एड्रेस्ड इन दिस सेक्शन। बट सी द प्रॉब्लम ऑफ गवर्नमेंट वाज कि साहब इस तरह के जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं जहां परक्विजिट अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन और बिजनेस से रिलेटेड जो परक्विजिट्स है उसमें रिसिपिएंट जिसको ये परक्विजिट मिल रहे हैं वो टैक्स नहीं दे रहे। समझो कोई कंपनी का एक एजेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर, कंपनी ने टारगेट दिए कि इतना टारगेट अचीव कर लोगे तो हम आपको एक गोल्ड कॉइन देंगे, या फिर इतना टारगेट अचीव कर लोगे कार देंगे, 2 व्हीलर देंगे, फॉरेन टूर देंगे, होता है ना बहुत सारे केसेस में। अब उसने टारगेट अचीव कर लिए, उसको गोल्ड कॉइन मिल भी गया, पर वो गोल्ड कॉइन पे टैक्स नहीं दे रहा है, वो नहीं दे रहा है, कोई भी नहीं दे रहा है। इसलिए नहीं दे रहा है कि किसको पता, ये पैसा अगर मेरे बैंक अकाउंट में आता तो इनकम टैक्स को पता था, पर ये बैंक अकाउंट में थोड़ी आया, ये तो मेरे को मिल गया गोल्ड कॉइन। अब इस पे मैं टैक्स नहीं दूंगा तो रूटीन कोर्स में इनकम टैक्स वालों को नहीं पता चलेगा, तो कई लोग इस पे टैक्स नहीं देते थे। डॉक्टर्स के केस मैंने कहा था ना, डॉक्टर की 2 बातें बताऊंगा, इसी बात को 2 बार बताऊंगा। डॉक्टर को पैथोलॉजी लैब से परक्विजिट मिल गया, आपने जो पेशेंट रेफर किए उसके एवज में फॉरेन टूर, उसके एवज में कमीशन, ठीक है, जो भी बोलो आप, रेफरल फीस, डॉक्टर को ये मिल गया, इलीगल है। अभी अपना असेसी था लैब, लैब को ये खर्चा अलाउ नहीं होगा, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं बता रहा हूं कि साहब ये तो डॉक्टर की इनकम है, भले इलीगल हो, पर डॉक्टर को इसके ऊपर टैक्स देना चाहिए। नहीं देते थे डॉक्टर टैक्स, क्योंकि किसको पता चलेगा इस तरह की हमको रेफरल फीस मिली है, या फॉरेन टूर मिला है, या कार मिली है जो कंपनी ने दी है, तो ये सब नहीं पता चलता। अब क्योंकि ये सब नहीं पता चल पा रहा था तो इस पे टैक्स नहीं दिया जा रहा था, गवर्नमेंट का लॉस हो रहा, तो दे वांटेड टू कलेक्ट टैक्स ऑन इट, सो दे हैव गिवन सेक्शन 194 आर। आर को या तो रट लो रेफरल फीस, डॉक्टर रेफरल फीस, परक्विजिट, ठीक है, वॉट एवर आई मीन, इट्स अ परक्विजिट अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। हु इज द डिडक्टर? जो ये परक्विजिट दे रहा है, लैब वाला वगैरह। हु इज द डिडक्टी? दैट रेसिपिएंट हु इज अ रेसिडेंट। डिडक्टी के साथ अपन हमेशा लिखते हैं रेसिडेंट। डिडक्टर में कई जगह लिखा रहता है बिग असेसी, कई जगह एनी, तो यहां लिखा है डिडक्टर इज एनी, डिडक्टी इज अ रेसिडेंट। नेचर ऑफ पेमेंट क्या है? बेनिफिट और परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन अंडर सेक्शन 28 क्लॉज 4। परक्विजिट अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, डेट है उसकी 1 जुलाई 22। प्रोविजन कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 22 से। वैसे तो था फाइनेंशियल ईयर 22-23 1 अप्रैल से, पर ये टीडीएस लेकर आए 1 जुलाई से। तो 1 जुलाई के बाद जो रेफरल फीस, जो परक्विजिट है, उन्हीं पे टीडीएस होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि साहब उन्होंने परक्विजिट दिया था जून में, जून में परक्विजिट दिया था तो टीडीएस करना है क्या? नहीं, एग्जाम में क्योंकि पूरा साल है, तो दे में आस्क जून में परक्विजिट दिया था, टीडीएस नहीं करना है। दे में आस्क अगस्त में परक्विजिट दिया, टीडीएस करना है क्या? करना है ना। अब आगे सुनो, डिडक्टर कोई भी हो सकता है, डिडक्टी रेसिडेंट है। अगर डिडक्टी नॉन रेसिडेंट है तो टीडीएस नहीं होगा क्या? इस सेक्शन में नहीं होगा। 195 तो है ही ना हमेशा, पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट पे टीडीएस होता ही है,
ये सेक्शन में टीडीएस तभी होगा जब पेई इज अ रेसिडेंट. इफ ही इज नॉन रेसिडेंट, गो टू 195, सी देयर, वहां टीडीएस होगा. रेट ऑफ टीडीएस 10% फ्लैट, सब्जेक्ट टू 206 डबल है. सामने वाला पैन नहीं दे तो 20%, सामने वाला अगर वो 2-3 साल से रिटर्न नहीं भर रहा है तो ट्वाइस द गिवन रेट और 5% विच एवर इज हायर तो 20%, है ना. याद है ना वो सब चीजें. टीडीएस कब होगा? बिफोर रिलीजिंग बेनिफिट. अब ये इंपॉर्टेंट चीज है. एक कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को एक गोल्ड कॉइन दे रही है 50,000 परक्विजिट. अब कंपनी इस 50,000 के गोल्ड कॉइन पे टीडीएस कैसे करे? तो उन्होंने सिंपली ये कहा है कि जब वो 50,000 का गोल्ड कॉइन देंगे उस समय डिडक्टर की जिम्मेदारी है कि वो इस पे 10% जो बनता है इसकी वैल्यू, 50,000 का गोल्ड कॉइन है, वैल्यू 50,000, तो इसका 10% 5,000 उससे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करा. ठीक है, क्योंकि टीडीएस कैन नॉट बी डन आउट ऑफ दैट काइंड पोर्शन ना, तो कलेक्ट करके जमा करा. या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि वो खुद डिस्ट्रीब्यूटर से कह दे कि भाई 5,000 जमा कर दो और चालान हमको दिखा दो. या तो उससे 5,000 लेके जमा कर दें या डिस्ट्रीब्यूटर से जमा करवा दे. अल्टीमेटली सरकार को 5,000 रुपए मिल जाए ऑन दिस अकाउंट एज टीडीएस. ठीक है, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं. कई बार क्या होता है कि कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को 11,000 का चेक देती है और साथ में उन्होंने दे दिया एक गोल्ड कॉइन से 45,000 का, दोनों दे दिया. दे हैव गिवन गोल्ड कॉइन एज वेल एज मनी. आपने टारगेट अचीव किए, 11,000 आपको अवार्ड दिया वहां पे, प्लस 45,000 का आपको गोल्ड कॉइन दे दिया. काइंड प्लस कैश. तो अगर परक्विजिट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ काइंड एंड कैश तो टोटल निकालो. टोटल कितना हो रहा है? 56,000. उसका 10% डिडक्ट कर लो. ठीक है, कई बार हो सकता है कि ये कैश पोर्शन कम पड़े, तो जितना कैश पोर्शन है उतने से टीडीएस डिडक्ट कर लो और बाकी कलेक्ट करके जमा कर दो. अल्टीमेटली टीडीएस का कंप्लायंस करना है. यहां पे आपको 11,000 में से 5600 रुपए डिडक्ट करने तो कर लोगे, पर ये 11,000 की जगह 5100 रुपए होते, तो 5100 में से 5600 नहीं डिडक्ट किए जा सकते थे, तो 5100 डिडक्ट कर लेते और 500 रुपए कलेक्ट करके जमा करा देते. बिफोर गिविंग दी परक्विजिट यू हैव टू वेरीफाई दैट दिस कंप्लायंस इज डन. राइट. अभी यहां पे जो लिमिट है वो है 20,000. इस प्रोविजन की जो लिमिट है वो है 20,000 पापा लिमिट. तो 20,000 तक का परक्विजिट है तो नो टीडीएस शुड बी डन. एग्रीगेट ऑफ टीडीएस इन अ ईयर. अब इंटरेस्टिंग देखो, अपना ये सेक्शन कब आया? 1 जुलाई से, है ना. तो एग्जाम का क्वेश्चन कि साहब परक्विजिट दिया गया जून में, टीडीएस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा. और परक्विजिट दिया गया अगस्त में, टीडीएस होगा कि नहीं होगा? होगा. अब एग्रीगेट देखना है आपको 20,000. मान लो अगस्त में आपने परक्विजिट दिया, तो आपको देखना है कि 20,000 से ज्यादा का परक्विजिट है क्या. 20,000 से ज्यादा कब का देखोगे? 1 जुलाई से देखोगे या 1 अप्रैल से? इस साल का झगड़ा है ये, अगले साल से तो साल भर के लिए हो जाएगा. इस साल का झगड़ा है कि 1 जुलाई से देखोगे या 1 अप्रैल से. 1 अप्रैल से. एग्रीगेट ऑफ परक्विजिट इन अ ईयर. साल भर का पर असेसी पर एनम लिमिट है, साल भर का 20,000 से ज्यादा है तो टीडीएस काटना है. ठीक है. अब फिर उसके बाद यह है कि इंडिविजुअल एचयूएफ अगर टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर डज नॉट एक्सीड 100 lakhs और 50 lakhs. ठीक है, तो ये जो डिडक्टर है यहां तो लिखा है एनी, पर आगे जो लिखा है उससे कवर होता है बिग असेसी. इट कवर्स दैट ओनली बिग असेसी एस्पेक्ट. तो ये यहाँ पे लिखा है कि अगर वो जो इंडिविजुअल एचयूएफ है उसका टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से ज्यादा नहीं है तो टीडीएस नहीं होगा. पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ में तो टीडीएस हो गई, और इंडिविजुअल एचयूएफ का भी टीडीएस करना है अगर वो बिग असेसी है. फिर ये काइंड और कैश वाली थ्योरी मैंने आपको समझाई कि बिफोर रिलीजिंग द बेनिफिट
आपको टीडीएस करना है। अगर कैश भी कंपोनेंट है तो उसमें से काट लो, कैश कंपोनेंट कम पड़ रहा है तो बचा हुआ उससे लेके जमा कर। अल्टीमेटली यू हैव टू सी द कंप्लायंस ऑफ टीडीएस इज डन। तो ये छोटी सी बात और है। ये है सेक्शन 194 आर, और इसके साथ हो जाते हैं अपने अमेंडमेंट्स खत्म। So all the very best to all of you, and right, see these amendments come out with flying colors. My best wishes to all of you. Thank you very much.